मुझसे जरा एक बार गाइज, कितने हेडिंग हुए हैं? फर्म एंड पार्टनरशिप और एलएलपी। अच्छा, तुमको मैंने डिफरेंस निकाल के लाने के लिए बोला था, हाँ है ना? ओके, तुमने बुक से तो कॉपी नहीं किया ना? अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से डिवाइड किया है। चलो एक बार टैली करते हैं। तो सबसे पहले फर्म और जो एलएलपी का डिफरेंस है उसके अंदर मैंने आपको बोला था कैरेक्टर यूज करने हैं कंपनी के। बोलो हाँ या ना? ओके, कंपनी का कैरेक्टर कौन कौन से है? बोलो एक बार। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। मुझे एक बात बताओ, एलएलपी और फर्म के लिए तुमने हेडिंग लिखा होगा सबने, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। बोलो हाँ या ना? अरे यस और नो? हेडिंग वाले इसमें इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन लिखा है। अच्छा, एलएलपी में क्या लिखा बताओ? मैं डिक्टेट करता हूं, फटाफट लिख लो। अगर आपका गलत होगा तो लिख लो, सही होगा तो ऐसे ही रखना। एलएलपी नीड्स टू बी इनकॉर्पोरेटेड, LLP needs to be incorporated formally. LLP needs to be incorporated formally by members. Formally by members. Full stop. Full stop. फर्म के अंदर मुझे बताओ, फर्म कितने टाइप्स की होती है बच्चों? दो टाइप, एक रजिस्टर्ड, दूसरा बाय एस्टोपल। तो आपको इनकॉर्पोरेट करना जरूरी है क्या फर्म? नहीं, नहीं भी किया तो बाय एस्टोपल हो सकता है। बोलो हाँ या ना? सो लिखना, द फर्म कैन बी रजिस्टर्ड और बाय एस्टोपल. The firm can be registered or by estoppel, so it need not be incorporated. So it need not be incorporated. इसको इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत नहीं है। लिख लिया सबने हाँ या ना? ओके, पॉइंट नंबर 2, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन के बाद दूसरा डिफरेंस क्या लिखा होगा आपने? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। हेडिंग में दूसरा डिफरेंस लिखा है सबने, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। सब जन बोलो हाँ या ना? ओके, उसमें आपने एलएलपी में क्या लिखा? एलएलपी इज अ सेपरेट आर्टिफिशियल पर्सन, नैसर्गिक नहीं कृत्रिम है, लिखा ना? आर्टिफिशियल पर्सन है। फर्म में क्या लिखा? फर्म इज need not be incorporated or it can be incorporated, so separate artificial judicial person ही कैरेक्टर उसको नहीं लगेगा। तो एलएलपी में लिखना, LLP is incorporated separately by partners. LLP is incorporated separately by partners, so it is a artificial person. Separately incorporated by partners, so it is a artificial person. Regular book घेऊन ये ना फाउंडेशन से, incorporated separately by partners, so it is a क्या बोले एक बार उसे? artificial person. फर्म के अंदर firm can be registered or by estoppel. Firm can be registered or by estoppel. So unregistered firm unregistered firm is not an artificial person. Unregistered firm is not an artificial person. पॉइंट नंबर 3, हेडिंग 3। अच्छा, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के बाद में क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। तो सेपरेट लीगल एंटिटी में एलएलपी में क्या लिखा? इट इज सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स, कैन कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम। ये दो पॉइंट लिखना जरूरी, तो लिखना एलएलपी में, द एलएलपी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स, LLP is separate from its partners and it can contract in its own name. And it can contract in its own name. It can contract in its own name. Firm में लिखना, the identity of the firm, the identity of the firm is the identity of the partners mutually. Identity of the firm is the identity, regular wala, is the identity of the partners mutually. In such a case, it cannot be considered as separate legal entity.
इट कैनॉट बी कंसिडर्ड सेपरेट लीगल एंटिटी, क्योंकि अगर ये सेपरेट लीगल एंटिटी रहता तो कोई भी पार्टनर ऐड हो या डिलीट हो, फर्म डिसॉल्व करने की जरूरत क्या पड़ती। सबको समझ में आ रहा है कॉर्नर्स? अरे उधर सबको आ रहा है नहीं आ रहा है, बोलो हाँ या ना। लास्ट बेंचेस क्या बोला, रिपीट करूं? पहले सर्दी हुई है, मेरा दिमाग नहीं चल रहा, ऊपर रिपीट क्या बोला मैंने, एक बार बोलो। द फर्म इज आइडेंटिटी ऑफ द पार्टनर्स, सो आज फुल गजनी मूड में हूं मैं, बुक दो मेरे को। उसको बाजू वाले दिखाओ ना, किसी ने लिखा होगा, दिखाओ ना उसको। ठीक है, नेक्स्ट वन। आगे सेपरेट लीगल एंटिटी के बाद में अगला, आप मेरे को बिल्कुल मत छेड़ना, हाँ आज कोई कोई छेड़ेगा नहीं मेरे को, मैं बता रहा हूं तुमको। बहुत पहली सर्दी से जेजार, क्या बोलते उसको, बेकार नहीं भिखारी, बेजार, बेजार हूं मैं। सीना को रेस्ट देंगे, बचे हुए बॉडी का क्या। नेक्स्ट वन, सो सेपरेट लीगल एंटिटी के बाद में अगला वाला क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी के बाद अगला क्या है, मेरे को जल्दी कोऑपरेट करो, मैं बाहर हूं, मैं तुमको बम फोड़ दूंगा यहां पे। अगला परपेचुअल सक्सेशन। मुझे एक बात बताओ, एलएलपी में पार्टनर चाहे आए जाए, डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहे आए जाए, एलएलपी युगों युगों तक, जन्मों जन्मों तक चलती जाए, पर पार्टनरशिप में पार्टनर चाहे, धीरे धीरे आराम से गलत, पार्टनरशिप में पार्टनर चाहे आए जाए, मेंबर चाहे आए जाए, पार्टनरशिप लगे डिसॉल्व हो जाएगी। समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना, जोर से बोले सर नो, तो नीचे लिखना एलएलपी में in case of death or insolvency, in case of death or insolvency or retirement of the partner, death or insolvency or retirement of the partner, LLP still continues, LLP still continues with the new partners, with the new partners, with the क्या बोले एक बार, न्यू पार्टनर, एलएलपी स्टिल कंटिन्यूज विद द न्यू पार्टनर। और फर्म में क्या लिखोगे, फर्म में इन केस ऑफ डेथ और इंसॉल्वेंसी और एडिशन ऑफ द पार्टनर, in case of death or insolvency or addition of the partner, the partnership gets dissolved, the partnership gets dissolved। पार्टनरशिप गेट्स क्या बोले एक बार उसे, डिसॉल्व। सबने लिख लिया, बोलो हाँ या ना। चलो नेक्स्ट वाला हेडिंग, परपेचुअल सक्सेशन के बाद में क्या है बोले एक बार उसे, लिमिटेड लाइबिलिटी। अगला हेडिंग लिमिटेड लाइबिलिटी। मुझे होता किसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, एलएलपी। पार्टनरशिप में लाइबिलिटी लिमिटेड होती है क्या, नहीं। क्या पार्टनर के पर्सनल एसेट दाव पे लग जाएंगे, ओके लिखना, एलएलपी, एलएलपी have limit on liability of its partners, have limit on liability of its partners, limit on liability of its क्या एक बार उसे, partners, up to the amount promised, up to the amount promised। फर्म में लिखना फिर से, दोनों फर्म में लिखना, इन केस ऑफ firm, in case of firm, there is no limit on liability of the partners, no limit on liability of the partners, so partners need to pay the amount, so partners need to pay the amount out of their personal assets, out of their personal assets, in case of excess liability, personal assets in case of excess liability।
टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सोने की थाली, चांदी का चम्मच, बीवी के गहने और जितने भी बच्चे हैं सबके डायपर। लिख लिया सबने? लिमिटेड लाइबिलिटी के बाद में क्या होता है? कॉमन सील। कल हमने देखा था कॉमन सील के ऊपर कि एलएलपी में भी ये इतना अप्लीकेबल नहीं है, तो फर्म में तो पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन नहीं होगा। और कॉमन सील के बाद में ट्रांसफर ऑफ शेयर नहीं हो सकता। अगला वाला सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। एंड सबसे आखिरी क्या है? सेपरेट प्रॉपर्टी। अगला हेडिंग सेपरेट प्रॉपर्टी। पॉइंट्स मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? होमवर्क करके आए थे क्या सब लोग? फास्ट ट्रैक वाले नहीं करके आए होंगे नालायक लोग, मेरे को मालूम है। बजाना पड़ता तुम गुरु को 2 मिनट जरा। सो लिखना सेपरेट प्रॉपर्टी। सेपरेट प्रॉपर्टी के अंदर एलएलपी के अंदर लिखना क्या बोल रहा था मैं? सेपरेट प्रॉपर्टी, हाँ। एलएलपी के अंदर लिखना द एलएलपी कैन हैव property in its own name, property in its own name through a contract, property in its own name through a contract as a range of assets and liabilities, as a range of assets and liabilities. As a range of assets and क्या बोले एक बार उसे? liability. फर्म में द पार्टनरशिप असेट्स आर कॉल्ड, इसको एक स्पेसिफिक नाम है पार्टनरशिप के असेट्स को, क्या नाम है? अगर तुमने सुना होगा तो जॉइंट स्टॉक असेट सुना है या जॉइंट असेट्स सुना होगा, हाँ है ना? सो पार्टनरशिप के असेट्स कभी भी फर्म के नहीं माने जाते, ऐसा माना जाता है दे आर द जॉइंट असेट्स, म्यूचुअल असेट्स। क्लियर है कंसेप्ट? तो पार्टनरशिप में द असेट्स ऑफ द फर्म आर म्यूचुअल एंड जॉइंट असेट्स ऑफ द पार्टनर्स। The assets of the firm are mutual and joint assets of the partners in agreed proportion. The assets of the firm are joint and mutual assets of the partners in agreed proportion. Full stop. देख लिया सबने? ओके अब यहां पे सभी कैरेक्टर कंपनी के खत्म हुए, पर कुछ एडिशनल पॉइंट्स मुझे आपको लिखवाने हैं। जैसे कल क्लास में आते से हमने म्यूचुअल एजेंसी का डिस्कशन लिया था, याद है मुझे? तो पार्टनरशिप में एक पार्टनर काम करे तो सब पार्टनर लायबल होते हैं, बोलो हाँ या ना? पर मैंने कल बोला था एलएलपी के केस में एक पार्टनर काम करे तो सिर्फ एलएलपी लायबल होता है, बचे हुए पार्टनर्स लायबल नहीं होंगे। बट म्यूचुअल एजेंसी इज रेस्ट्रिक्टेड टिल द एलएलपी ओनली। क्लियर है कंसेप्ट? तो लिखना नेक्स्ट म्यूचुअल एजेंसी। अगला हेडिंग, अगला हेडिंग म्यूचुअल एजेंसी लिखना इन केस ऑफ एलएलपी, in case of LLP the partner can bind, in case of LLP the partner can bind only LLP, only LLP and not the other partners, only LLP and not the क्या एक बार उसे other partners। फर्म के अंदर मुझे बताओ फर्म लायबल होता है या सभी पार्टनर्स लायबल होते हैं? सभी पार्टनर्स। तो निकला फर्म में इन केस ऑफ फर्म, इन केस ऑफ फर्म all the partners are bound, in case of firm all the partners are bound by the act, by the act of one partner, by the act of one partner, full stop। मुझे एक बात बताओ एलएलपी में जो पार्टनर मैनेजमेंट देखते हैं उनको क्या कहा जाता है? डेजिग्नेटेड पार्टनर। और पार्टनरशिप फर्म में जो देखते हैं उनको क्या कहा जाता है? मैनेजिंग पार्टनर्स या वर्किंग पार्टनर्स। बोलो हाँ है ना? अब एक्चुअली बहुत फालतू सा डिफरेंस है बट पॉइंट ऐड करने के लिए लिख के रखो, ठीक है? सो टाइप ऑफ पार्टनर करके लिखना। स्पेस खत्म हो गया क्या? ऊपर के मार्जिन में लिखो, लिखना टाइप ऑफ पार्टनर, वो भी खत्म हो गई। टाइप ऑफ पार्टनर में पॉइंट नंबर 1 एलएलपी में
The managing partner are called as designated partners. The managing partner are called as designated partners. फर्म में they are called as working or managing partners. They are called as working or managing partners. फुल स्टॉप लिख लिया सबने? कॉमन सील वाला लिख ले क्या किरण दे? लिखा है ना तुमने? क्या लिखा कॉमन सील में? क्या लिखा बोलो जरा? कॉमन सील में आपने ये लिखना है LLP may have common seal. फर्म के केस में there is no requirement of the seal. ठीक है, चाहिए तो लिख लो LLP में, कॉमन सील में the LLP may have the common seal. फर्म के केस में there is no such requirement. There is no such requirement. चलो लिखना हो गया एवरीबॉडी? यस और नो? यहाँ आपका डिफरेंस खत्म होता है LLP का और किसका बोले एक बार उसे? फर्म का। अगला हेडिंग कंपनी एंड LLP या LLP एंड कंपनी। ये भी डिफरेंस ड्रॉ किया है? बोलो हाँ है ना? अब मैंने आपको बोला था पार्टनरशिप के कैरेक्टर्स को सबसे पहले इसमें यूज करना, हाँ है ना? पार्टनरशिप के कैरेक्टर्स क्या है? टू और मोर पर्सन। बोलो हाँ या ना? क्या ये डिफरेंस बन सकता है? बिल्कुल, क्योंकि कंपनी तो ओपीसी भी हो सकती है ना, पार्टनरशिप में तो भी दो लोग लगते हैं, कंपनी तो एक भी पर्सन की बन सकती है। बोलो हाँ या ना? सबको समझ में आ रहा है? तो पहला पॉइंट टू और मोर पर्सन, पहले हेडिंग में लिखना टू और मोर पर्सन। टू और मोर पर्सन, उसके अंदर लिखना LLP में the LLP should have minimum two or more partners. LLP should have minimum two or more partners. हाँ, LLP should have two or more partners. कंपनी में लिखना the company can be formed even with one member. Company can be formed even with the one member, that is OPC. अच्छा मुझे बताओ LLP में टाइप्स ऑफ LLPs हो सकते हैं क्या? अरे बोलो रे, LLP में टाइप्स ऑफ LLP हो सकते हैं क्या? पर कंपनी में बहुत सारे टाइप्स है। आए ला मेरी काऊ, अरे बोलो हाँ या ना? वी हैव सीन रेंज ऑफ कंपनीज, बोलो ऐसा ना? तो मैं इसी से रिगार्डिंग नेक्स्ट पॉइंट लिखवाना चाहूंगा, क्योंकि हम टाइप्स ऑफ मेंबर्स देख रहे हैं तो उसी के बेसिस पे हम कंपनी बाइफरकेट कर सकते हैं ना। ठीक है, अगर किसी ने ऑलरेडी पूरा डिफरेंस लिखा है तो लास्ट में पॉइंट ऐड कर ले, अगर आपने नहीं लिखा लिखना टाइप्स। टाइप्स LLP कैन ओनली बी ऑफ वन टाइप। LLP कैन ओनली बी ऑफ वन टाइप। गरम पानी नहाना है क्या? एक सेकंड, बोलो चीयर्स। क्या बोला रहा था मैं? हाँ, LLP कैन ओनली हैव वन टाइप। कंपनी में लिखना देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कंपनीज। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कंपनीज। Many types of companies, mainly it is divided. There are many types of companies, mainly it is divided into three parts. Mainly it is divided into three parts. कौन कौन से? सब जन बोलेंगे कौन कौन से? OPC, प्राइवेट, पब्लिक। लिख लो into three parts, OPC, प्राइवेट, पब्लिक। सेक्शन कोड करना मत भूलना, याद है क्या? क्या क्या है?
क्या क्या है सेक्शन बोलो? टू सबसेक्शन नंबर 62, टू सबसेक्शन 68 एंड टू सबसेक्शन 71. लिख लिया सबने? नेक्स्ट पॉइंट, फिर पार्टनरशिप का दूसरा कैरेक्टर क्या था? टू और मोर पर्सन कमिंग टुगेदर टू कंडक्ट अ बिजनेस. अब मुझे एक बात बताओ, कंपनी भी बिजनेस करने के लिए बनती है? गलत. चैरिटेबल कंपनी भी तो बन सकती है. सो कंडक्ट द बिजनेस करके हेडिंग डालना, अगर नहीं लिखा है तो. सो कंडक्ट द बिजनेस, उसके अंदर पहला एलएलपी में, एलएलपी में लिखना एलएलपी इज फॉर्म्ड विद द इंटेंशन ऑफ डूइंग बिजनेस. LLP is formed with the intention of doing business and not charity. With the intention of doing business and not charity. Better focus please. Company में the intention can be charitable also. Company में the intention can also be charitable. लिख लिया सबने? अच्छा, इसमें प्रॉफिट मोटिव भी आ गया. ठीक है, पार्टनरशिप का जो फर्म का कैरेक्टर होता है ना, विद इंटेंशन ऑफ डूइंग बिजनेस एंड शेयरिंग द प्रॉफिट्स, हाँ है ना, तो प्रॉफिट मोटिव भी इसके अंदर आ गया. कंसेप्ट समझ में है? पर इसमें शेयरिंग द प्रॉफिट्स वाला जो इंटेंशन है ना, वो मैं अलग से आपको डिफरेंशिएट कर दूंगा. ठीक है, नेक्स्ट वाला, फिर देयर इज अ म्यूचुअल एजेंसी. बोलो हाँ है ना? अगला हेडिंग म्यूचुअल एजेंसी. थोड़ा सा हेलो आज मेरे साथ. म्यूचुअल एजेंसी एलएलपी में लिखना. मुझे तो एलएलपी में म्यूचुअल एजेंसी इज रिस्ट्रिक्टेड टिल द एलएलपी ओनली. बोलो हाँ या ना? तो लिखना इन एलएलपी पार्टनर कैन मेक द एलएलपी लायबल फॉर इट्स एक्ट. इन एलएलपी पार्टनर्स कैन मेक एलएलपी लायबल फॉर देयर एक्ट्स. पार्टनर्स कैन मेक एलएलपी लायबल फॉर देयर एक्ट्स. कंपनी में क्या लिखोगे? कुछ लिखा कि नहीं लिखा? किसी ने तो लिखा होगा. क्या लिखा? अरे नशा मेरे को हुआ है, तुमको हुआ है? बोलो ना. लिखो. इधर सूझ नहीं रहा जीवन में तो. लिखना the members cannot make the members cannot make company or other members, the members cannot make company or other members liable for their acts. कंपनी और अदर मेंबर लाइबल फॉर देयर, क्या बोले एक बार उसे, एक्ट्स. फुल स्टॉप. म्यूचुअल एजेंसी के बाद में क्या है? बोलो. म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया, इंटेंशन टू डू द प्रॉफिट भी हो गया. अब प्रॉफिट के ऊपर ही मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखवा रहा हूं. लिखना शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स. नेक्स्ट हेडिंग शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स. उसमें एलएलपी में लिखना द प्रॉफिट्स ऑफ द एलएलपी, the profits of the LLP are shared amongst partners and designated partners. Partners and designated partners. कंपनी में the profits of the company, the profits of the company are shared amongst
किसके बीच में, डायरेक्टर में शेयर करते, मेंबर्स में? शेयर होल्डर मतलब ही मेंबर्स ना. सो प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी आर शेयर्ड अमॉन्ग शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स आफ्टर रेम्युनरेशन टू डायरेक्टर्स. शेयर होल्डर्स आफ्टर रेम्युनरेशन टू किसको बोले एक बार, डायरेक्टर्स. नेक्स्ट हेडिंग मैनेजमेंट. लिखो लिखो कितने पॉइंट्स हुए, 8-9 हो गए ना. अपने को मिनिमम 10 पॉइंट्स चाहिए. रीजन बीइंग, तुमको अगर 5-6 मार्क के लिए आया तो आपको 8-10 पॉइंट्स कम से कम लिखते आने चाहिए. ठीक है, एंड 5-6 मार्क के लिए आने के चांसेस है. ठीक है, डोंट टेक इट अदरवाइज, बट 5-6 मार्क के आने के चांसेस है. एक ही डिफरेंस पूछ लेंगे, लग जाएगी सबकी बात. ठीक है, क्योंकि इजी डिफरेंसेस है. अब एक बात याद रखना, अगर इतने सारे मार्क दे रहे, एग्जाम का एक टिप दे रहा हूं, बहुत प्यार से सुनना. जब भी एग्जाम में सवाल का जवाब दो तो सबसे पहले मार्क्स और टफनेस को कंपेयर कर लेना. 3 चीजों को आपने कंपेयर करना है, द पेपर टफनेस, द क्वेश्चन टफनेस एंड द नंबर ऑफ मार्क्स अलॉटेड. अगर आपका पेपर बहुत टफ है, क्वेश्चन बहुत इजी है एंड नंबर ऑफ मार्क्स अलॉटेड ज्यादा है, लिख के दिखाता हूं. सो इफ वी से स्ट्रेच ये नहीं होता, जूम नहीं होता क्या, क्या जिंदगी. सो मैं यहां लिख रहा हूं पेपर, इसमें भी साइज रहता क्या, इतने बड़े साइज के साथ क्या कर रहे हो, क्या जिंदगी है ये, हट. सो इधर पेपर, थैंक यू सो मच. इधर क्वेश्चन क्या हुआ, एंड इधर मार्क्स. एक और कॉलम लगेगा ना अपने को. अरे यार बकवास आइटम है, किसने इतना पैसा दिया इसके लिए. विंडोज अच्छा है अपना इससे. अच्छा इधर जाता ही है. इधर आपने क्या करना चाहिए, व्हाट यू शॉल डू, व्हाट टू डू. प्लीज फोकस करो जीवन में. अरे मेरे छेड़ो मत, मैं पहले ही बोला है तुमको. चाहे पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा. लेट्स गो. सो पेपर का टफनेस अगर हाई है, पेपर का टफनेस क्या है बोले एक बार, हाई. क्वेश्चन का टफनेस भी हाई है. ठीक है, पहले एक बार आप जब पेपर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा. सो पहले अगर आप पेपर पढ़ोगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपका पेपर का टफनेस क्या है. पहले 10 मिनट में पेपर का टफनेस हाई है, क्वेश्चंस का टफनेस भी हाई है, एंड क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स के लिए दिया है इंस्टेड ऑफ 4 मार्क्स. मतलब एक्चुअली देखा जाए तो सवाल की लेंथ के हिसाब से 4 मार्क का होना चाहिए था, पर नहीं, वो 6 मार्क के लिए दिया है. तो जस्ट राइट द रिलेवेंट थिंग्स, दैट्स ऑल. सिर्फ रिलेवेंट चीजें ही लिखो, ज्यादा कुछ पसारे में जाने का नहीं. जितना पूछा है उतना ही देने का, इतने में इतना मिलेगा. बिकॉज पेपर ऑलरेडी टफ है, क्वेश्चन भी टफ है. तो पेपर टफ है, क्वेश्चन टफ है, 6 मार्क इज नॉर्मल वेटेज कि हाँ भाई सही है. इवन दो 5 लाइन में खत्म होने वाला आंसर है, पर तुमको बहुत सोचना पड़ेगा आंसर लिखने के पहले, क्योंकि पेपर ही टफ है. प्लानिंग करना पड़ेगा पेपर का, उसमें समय जाएगा. आंसर का प्लानिंग करना पड़ेगा, उसमें समय जाएगा. इसलिए अगर पेपर का टफनेस हाई है, पेपर का टफनेस हाई है, क्वेश्चन का टफनेस लो है, क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, और मार्क्स उतने ही हैं 6 मार्क्स, मतलब 4 मार्क्स के जगह पे 6 मार्क्स देकर रखे हैं. दिस मीन्स दैट, दिस कैन मीन दैट, 100% नहीं, बट दिस कैन मीन दैट द आंसर माइट बी लेंदी. कि यहां पे वो सिर्फ तुम्हारा समय गंवाना चाहते हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चन टफ पेपर में क्या कर रहा है, उसकी तो प्लेस ही नहीं है. और अगर इजी क्वेश्चन टफ पेपर में है और लेंथ भी नहीं है तो पेपर टफ ही नहीं है. फिर तो पेपर कैसे टफ हुआ, फिर तो तुमको समय में मिल रहा है, लिख भी अच्छे से पाओगे. क्लियर है. लास्ट, पेपर टफनेस हाई है, क्वेश्चन का मार्किंग भी हाई है, सॉरी क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल, सॉरी माय मिस्टेक, क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल क्या है बोले एक बार, उसे लो.
एंड मार्क्स 4 मार्क्स है, जो नॉर्मल स्टैंडर्डाइज मार्क होते हैं। तो क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल लो है, मार्क्स 4 मार्क्स है, टू द पॉइंट लिखो। नाउ देयर इज डिफरेंस बिटवीन टू द पॉइंट एंड रिलेवेंट। रिलेवेंट में थोड़ा सा आप एज बढ़ा के थोड़ा आगे बढ़ सकते हो। टू द पॉइंट में मतलब टू द पॉइंट, जितना पूछा उतना। उसने 4 पॉइंट पूछे, 4 पॉइंट का 4 लाइन में जवाब देके आगे। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो यस और नो। और अगर ऐसा है पेपर टफनेस हाई है, क्वेश्चन का टफनेस भी हाई ही है एंड मार्क्स 4 है, तो भगवान से दुआ मांगना शुरू कर दो कि तुम्हारा पेपर बस कंप्लीट हो जाए। हाँ, इस केस में एवरेज 20 मार्क का सबका छूटेगा। बस यू कैन जस्ट प्रे, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स यू कैन डू। प्रे टू गॉड, पेपर पढ़ते से ही प्रे करना शुरू कर देना कि मैं 100 मार्क का लिख लूं। और मैं आपको गारंटी से बोलता हूं, जो इस पेपर में 100 मार्क का लिखेगा, थोड़ा बहुत रिलेवेंट भी चलेगा, थोड़ा इधर उधर हुआ तो भी चलेगा, पर जो इस पेपर में 100 मार्क का लिखेगा वो एवरेज 50 किधर से भी लेके आएगा। क्योंकि इंस्टीट्यूट को भी बच्चों को पास करना है। इंस्टीट्यूट सिर्फ ये चेक करना चाहती है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड है या नहीं है, कि किसी को भी सीए बना रहे। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? जोर से बोलो यस और नो। लेट्स गो ऑन सेकंड थिंग। अगर पेपर का टफनेस मीडियोकर है, क्वेश्चन का टफनेस हाई है, ठीक है, मार्क्स चाहे वॉटेवर, ठीक है, 4 मार्क्स है, 6 मार्क्स है। अब पेपर का टफनेस क्या है बोले एक बार से मीडियम, ठीक है, क्वेश्चन का टफनेस हाई है, दैट मीन्स ये क्वेश्चन उनका स्टार मार्क क्वेश्चन है। दैट मीन्स वो ये चाहते हैं देखना दैट मीन्स वो ये चाहते हैं देखना कि किसमें दम है जो ये क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। तो इस क्वेश्चन को सिर्फ अटेम्प्ट भी किया तुमने तो तुम्हारा इंप्रेशन अच्छा होगा। क्योंकि मीडियोकर पेपर में टफ क्वेश्चन कर क्या रहा है, मीडियोकर क्वेश्चन पेपर में टफ क्वेश्चन डाला है, मतलब वो सिर्फ चेक करना चाहते कि भाई कितने लोगों के में दम है कि वो ये क्वेश्चन को ऑप्ट करे। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? बोलो हाँ या ना। पेपर मीडियोकर है, क्वेश्चन लो है, या फिर मीडियोकर है, तो ऐसे केस में ये 6 मार्क के लिए आ ही नहीं सकता। इंस्टीट्यूट पागल नहीं है तो ये 6 मार्क का बनेगा नहीं, 4 मार्क, गेम ओवर। इसमें जितना लग सकते हो लिखो, पुट ऑल रिलेवेंट कंटेंट। रिलेवेंट क्या वाले उसे कंटेंट, जितना रिलेवेंट है, टू द पॉइंट नहीं, रिलेवेंट, ठीक है, देने का। लेकिन वही अगर ये 6 मार्क का है, इन केस अगर आया 6 मार्क का, तो लिखते जाओ, जितना लेंदी आंसर लिख सकते हो लिखो, सब डालो उसमें, ठीक है। जितना पसारा मालूम है कि उसने पूछा कि भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के साथ में क्या होगा, तो लिख दो साले को पब्लिक कंपनी शॉल हैव 7 मेंबर्स। ना ना इतना भी मत करना आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, प्लीज डोंट डू लाइक दिस। सो यू मी आई मीन टू से कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का जितना कुछ आपको रिलेवेंट कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का आपको जितना रिलेवेंट चीज मालूम है वो सब लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट फोकस प्लीज। पेपर मीडियोकर है, क्वेश्चन एकदम लो लेवल का है और 6 मार्क मिला है, ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती और पेपर लो लेवल का है, कोई संबंध ही पैदा नहीं होता, तो तुम्हारे पेपर इतनी ही डिफिकल्टी में रह सकते हैं। लो डिफिकल्टी वाला पेपर आया तो प्रे मत करना, भगवान को थैंक यू बोलना कि उसने तुमको इंटर में पहुंचा दिया। पर याद रखना लो लेवल के पेपर में चेकिंग टफ होता है, तो तुम जो लिख रहे हो वो 2 बार चेक करना, जो भी लिख रहे हो 2 बार चेक करना, एक भी मार। लो लेवल का पेपर आया, जल्दी खत्म होगा, एनीवेज समय मिलेगा, समय खत्म होने के पहले क्लास के बाहर नहीं निकलना, चुपचाप पेपर चेक करते बैठना, ठीक है। पर ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है मुझे एक बार प्राप्त हुआ है, सीए फाइनल लेवल पे जून वाला एग्जाम था हमारा, इलेक्शन की वजह से 2009 जून के एग्जाम में हमको एसएफएम का पेपर आया था सीए फाइनल लेवल पे। इतना लप्पू पेपर कि मतलब 1.25-2 घंटे में 3 घंटे का पेपर लिख के लोग बाहर निकल जावे मैंने क्वेश्चन पेपर 3 बार पढ़ा होगा, सिर्फ इस डर में कि कुछ हिडन तो नहीं है, कि इतना लप्पू हो कैसे सकता है, वो भी सीए फाइनल का। भयंकर 1.25-2 घंटे में तो मैं लिख के बाहर जाने वाला था, मैंने बोला नहीं 3 बार चेक करते। मतलब इतना लप्पू था कि उस दिन मैंने
सवेरे बैठ के मेरे दोस्त को 52 मार्क का थेरी पढ़ाया था, 50 मार्क्स का थेरी पढ़ाया था, वो जैसा का वैसा आ गया। उसने एसएफएम जिंदगी भर नहीं पढ़ा, एफएम लाइफ टाइम नहीं पढ़ा उसने, पूरे अटेम्प्ट में नहीं पढ़ा, और उसने उस वक्त उस दिन मेरे से सिर्फ वो थेरी पढ़ लिया, मैंने उसको थेरी रटा दिया, पास नहीं भाई। मेरे को 64 मार्क थे, उसको 65 थे। जिसने 6 महीने नहीं पढ़ा उसने एक नहीं पढ़ा, मैं यहाँ पे 2-2 3-3 मॉड्यूल सॉल्व करके बैठा हूँ जीवन में। सिर्फ मेरा गलती ये हुआ, मैंने थेरी देख के सोचा थेरी तो कभी भी फास्ट लिख लूंगा मैं, पहले प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता हूँ। मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। एंड में मैंने थेरी के लिए जो चीजें प्लान की थी वो बाद में उस हिसाब से वर्क नहीं हुआ, मतलब मेरा नियरली 1.25 घंटा बचा हुआ था, बट स्टिल आई कैन नॉट प्लान इट अकॉर्डिंगली। आई ऑप्टेड आउट रॉन्गली। मैंने पहले थेरी उठा लेना चाहिए था, क्योंकि उस पेपर में 50 मार्क का थेरी था। सो इंस्टीट्यूट वाज एक्सपेक्टिंग, क्योंकि एसएफएम मतलब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में थेरी कर क्या रहा है। तो हमेशा ये बात याद रखना, पेपर का अगर ये डिफिकल्टी लेवल चल रहा है, इस डिफिकल्टी लेवल से ऊपर का सवाल आता है तो पूछो क्यों आया। पेपर का एक डिफिकल्टी लेवल चल रहा है, उससे अगर नीचे का सवाल आता है तो पूछो क्यों आया। जिस वक्त आप ये सवाल पूछ लोगे ना क्वेश्चन के लिए, समझो पेपर डिफिकल्टी लेवल हार्ड है, आंसर क्वेश्चन इजी आ गया, तो पहले 2 बार पढ़ो साला इजी है क्या सच में, या कुछ हिडन है। और अगर सच में इजी है तो पूछो खुद से ये कि क्यों आया यहाँ पे, तुमको खुद का आंसर मिल जाएगा कि तुमने उस आंसर के साथ करना क्या चाहिए। अगर इजी और आया है, इसका मतलब यह है कि भाई साहब तुमसे एक तो लेंथ एक्सपेक्टेड है या तो फिर कुछ तो भी ट्रिक उसके अंदर इन्वॉल्व है। सो जिस लेवल का पेपर है ना, उस लेवल के सब क्वेश्चंस होने चाहिए। ये एक गुरु मंत्र तुमने याद रखना रफली। समझ में आया सबको? जोर से बोलो हाँ है ना, इसको लिख के रखिए। लिखना है नहीं लिखना है? लिखो फास्ट। एसी का रिमोट किधर है? चलो डन, लिख लिया सबने? चलो डन एवरीबॉडी। आगे लिखना हो गया हो तो मैं थोड़ा 5 मिनट जल्दी छोड़ना चाहूंगा आज आपको, मेरी हो गई है हालत। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, हैव ए थैंक यू बोलो, जोर से बोलो। चलो गुड डे, गॉड ब्लेस यू।